हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे के नेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज में। ये इसका पार्ट 7 है। इसमें हम वीकली एमसीक्यू रिवीजन कर रहे हैं नेशनल करंट अफेयर्स का, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सा देश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है ओमान। भारत और ओमान के संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलाला में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। अभ्यास अल नजाह 2015 से दोनों देशों के बीच बारी बारी से हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। यह प्रश्न हिंदी दिवस के अवसर पर जनरेट किया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 2024 में 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका उत्तर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री ने 13 सितंबर को 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। 2 दिन तक फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में चलने वाले इस सम्मेलन में 750 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसके दौरान राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है मुंबई। 13 सितंबर को गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ किया गया। हाल ही में एमपॉक्स के लिए WHO द्वारा स्वीकृत वैक्सीन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है MVA-BN। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MVA-BN वैक्सीन को एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन घोषित किया है। इस वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन सूची में जोड़ा गया है। MVA-BN वैक्सीन को फिलहाल 18 साल से कम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। एक्सपोजर से पहले दी गई सिंगल डोज लोगों को मंकी पॉक्स से बचाने में अनुमानित 76% प्रभावी है, जबकि 2 खुराक अनुमानित 82% प्रभावी है। ब्रिक्स सहायता मंच 2024 का विषय क्या है? इसका विषय है नए यथार्थ में साहित्य और संवाद। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आरंभ 11 सितंबर को रूस के कजान में हुआ। हाल ही में किस मंत्रालय ने वाणिज्य और उद्योग के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है वाणिज्य मंत्रालय। इस पोर्टल को व्यापारियों के बीच सीधी और पारदर्शी बातचीत की सुविधा प्रदान करने और निर्यातकों को उनके मुद्दों को ऑनलाइन हल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। 9वें लद्दाख जास्कर महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है सानी गांव में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। जास्कर को सरकारी तौर पर जिला घोषित किए जाने के बाद पहली बार इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बीपीएससी राइट वे ने अपना न्यू ऐप लॉन्च किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर बीपीएससी राइट वे सर्च करके या फिर इस लिंक के थ्रू हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आपके एग्जाम्स की तैयारी में लगने वाले समय की बचत की जाएगी। इस ऐप के फीचर्स की बात करें तो इसमें जॉब्स अलर्ट, जिसकी डिमांड बहुत अधिक रहती है, न्यूज अपडेट, स्टडी मटेरियल, ई बुक, टेस्ट सीरीज, इन सभी फीचर्स को ध्यान में रख करके इस ऐप को हमने तैयार कराया है। तो आप बिना समय गवाए इस ऐप को चेकआउट करें और बीपीएससी राइट वे के साथ में जुड़े रहें। हल्के लड़ाकू टैंक जोरावर का परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया?
इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्धक टैंक जोरावर का सफल फील्ड परीक्षण किया है। यह टैंक बहुत ऊंचाई वाले इलाकों और रेगिस्तानों में भी आसानी से चल सकता है। राजीव रंजन सिंह ने सजावटी मछली पालन को समर्थन देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है रंगीन मछली। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय मीठा जल जीवन पालन अनुसंधान संस्थान में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से इसके द्वारा विकसित यह ऐप सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की? इसका सही उत्तर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आपको बता दें कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव की वेबसाइट पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का उत्सव मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महोत्सव के लिए आधिकारिक तौर पर वेबसाइट लॉन्च की गई है। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अष्टलक्ष्मी महोत्सव भी एक ऐतिहासिक उत्सव होने वाला है। यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय प्राचीन श्री विजय साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को दर्शाता है। भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम बताएं जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। इसका उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो के द्वारा 2028 तक भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन BAS के पहले बेस मॉड्यूल को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में कुल 5 मॉड्यूल होंगे। सितंबर 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका उत्तर है राजा रणधीर सिंह। पूर्व भारतीय निशानेबाज और अनुभवी खेल प्रशासक रहे हैं और इन्हें 4 साल यानी 2024 से 2028 के कार्यकाल के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। OCA के अध्यक्ष बनने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। किस संगठन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ भागीदारी में एक बहुदाता ट्रस्ट फंड की स्थापना की घोषणा की है? विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका सहित भूपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी ने MIGA ISA सौर सुविधा नामक एक बहुदाता ट्रस्ट फंड की स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने के लिए अधिकृत किया गया है? अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का है, इसे नया सदस्य बनने के लिए अधिकृत किया गया है। यह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। किस मंत्रालय ने समृद्ध योजना के दूसरे समूह को लॉन्च किया है जो सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति 2019 के तहत स्टार्टअप त्वरण के लिए एक कार्यक्रम है? इसका सही उत्तर है MIT यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसके सचिव ने उत्पाद, नवाचार, विकास और वृद्धि योजना के लिए यानी जिसे समृद्ध योजना कहा जाता है, MIT के स्टार्टअप एक्सेलरेटर के दूसरे समूह का शुभारंभ किया है। किस संगठन ने 2 दिवसीय पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव
ISF 2024 आयोजित किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः संबोधित किया था। इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 को वर्चुअली संबोधित किया, जो नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक किसने पूरा किया? जैरेड इसाकमैन और सारा गिलिस, इन दोनों ने 12 सितंबर को स्पेसएक्स कैप्सूल के बाहर पहला निजी स्पेस वॉक पूरा किया। टील कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया है? हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। शोध में पाया गया है कि मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उत्सर्जन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोपचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। इसमें जलवायु अनुकूल और आघात सहनीयता की चुनौतियों से निपटने में आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए प्राकृतिक आधारित समाधान विकसित करना है। टील कार्बन से तात्पर्य है अलवण जल आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से, यानी गैर ज्वारीय जो आर्द्र भूमियां होती हैं उनमें डिसलाइन वाटर के संग्रहित होने से, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्म जीव, बायोमास तथा घुले हुए कणिका कार्बन पदार्थ शामिल होते हैं। सितंबर 2024 में भारत और ओमान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है अल नजा। ओमान के सलाला में रबकूट में हो रहा है। इसका पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में हुआ था। भारत द्वारा परीक्षण की गई कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR SAM किस संगठन के द्वारा विकसित की गई थी? भारत ने उड़ीसा तट पर स्थित मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाल ही में भारत सरकार ने कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है 31,350 मेगावाट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने के लिए बजटीय समर्थन की योजना में संशोधन हेतु विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लगभग 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता वाली इस योजना का कुल परिव्यय 12,461 रुपए है। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 2031-32 तक क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रकार की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए PM E-ड्राइव योजना को मंजूरी दी है? उत्तर है इलेक्ट्रिक गतिशीलता यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में PM E-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस स्कीम से 24 लाख E2 व्हीलर, लगभग 3 लाख 3 व्हीलर्स और 14,000 लगभग E-बस को सपोर्ट मिलेगा। यूनियन कैबिनेट ने बैटरी से चलने वाले 2 व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और 3 व्हीलर्स के लिए 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ PM E-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है। एशियाई राजा गिद्ध के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है?
सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में एशियाई राज गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह भारत में अपनी पहली तरह का केंद्र है। गोरखपुर में यह केंद्र करीब 2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र का 79वां सत्र न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फिलिस्तीन, जो कि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, उसे महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई है। फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीन राज्य लेबल वाली एक मेज पर अपना स्थान ग्रहण किया। तो ध्यान देने की बात यह है कि अभी भी फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं बना है, परंतु उसे एक सीट आवंटित की गई है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा और वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। हाल ही में सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहां आयोजित किया गया था? इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इसका सह आयोजन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ये पहला सम्मेलन 2018 में बीजिंग में हुआ था। भारत ने 2020 में दूसरे सम्मेलन की मेजबानी पेश की थी, परंतु कोविड-19 के कारण ये स्थगित किया गया और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में भारत का लक्ष्य MRO सेवाओं, कार्गो और क्षेत्रीय विमानन के लिए केंद्र बनना है। 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत का पदक तालिका में स्थान क्या रहा है? इसका उत्तर है 18। पेरिस पैरालंपिक समाप्ति पर पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा। चीन 220 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष और ग्रेट ब्रिटेन 124 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लैस होना चाहिए? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया है और इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS ऑन बोर्ड यूनिट लगा होना आवश्यक है। यदि कोई वाहन इस प्रणाली के बगैर लेन का उपयोग करता है तो उसे टोल शुल्क का 2 गुना भुगतान करना पड़ेगा। PPP मॉडल के तहत ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण की सहायता के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? केंद्र सरकार ने PM ई-बस सर्विस स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 3,435 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 2024-25 से 2028-29 तक 38,000 से अधिक ई-बसों का संचालन इसके तहत किया जाएगा। इस योजना के लिए विशेष निधि सुनिश्चित की गई है, जिससे ऑपरेटरों को समय पर भुगतान किया जाएगा और ई बसों की तैनाती 12 वर्षों तक की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे ऐप को चेकआउट करें और जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ। थैंक यू।